और स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त है प्रहार का और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम प्रहार की शुरुआत कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आ रही है। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी के मुख्यालय पर बड़ा हमला हुआ है। फिदायीन हमले में 3 पुलिस वाले मारे गए हैं। साथ ही हमले को अंजाम देने वाले 3 आत्मघाती हमलावर भी मारे गए हैं। एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को हेडक्वार्टर के गेट पर ही उड़ा दिया, जबकि 2 अंदर घुसने में कामयाब हो गए थे। पेशावर के पुलिस अधिकारियों ने दोनों को हेडक्वार्टर के अंदर मार गिराने का दावा किया है। हमले में सुरक्षा बल के 10 जवान घायल हुए हैं। हमले के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और सुरक्षा बल के जवान सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तो पाकिस्तान का पेशावर बॉम्ब धमाके से दहल उठा। फिदायीन हमला पाकिस्तान के पेशावर में हुआ है। 3 पुलिस वालों की मौत इस आत्मघाती हमले में हो गई है। अटैक करने वाले 3 फिदायीन हमलावर भी मारे गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान बॉम्ब ब्लास्ट से दहल गया है, इस धमाके से दहल गया है। पेशावर में ये हमला हुआ है। एफसी मुख्यालय पर 2 सुसाइड ब्लास्ट किए गए हैं। आपको बता दें, पहला विस्फोट एफसी हेडक्वार्टर के मेन गेट पर हुआ, दूसरा धमाका परिसर में हुआ है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। सेना और आतंकियों के बीच में फायरिंग की जानकारी भी मिली है। तो ये तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान के पेशावर की, जहां एफसी हेडक्वार्टर पर ये फिदायीन हमला हुआ है जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की जान चली गई है। और फिलहाल पाकिस्तान की पुलिस के हवाले से दावा किया गया है कि जो 2 आतंकी अंदर घुसने में कामयाब हुए थे मुख्यालय के, उनको ढेर कर दिया गया है। लेकिन पहला धमाका मेन गेट पर होता है, ये फिदायीन हमला था, और फिर 2 आतंकी अंदर घुसने में भी कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तान ने जिस आतंकी को पाला पोसा, आज वो उनके हमलों का सामना कर रहा है। पेशावर में जिस जगह हमला हुआ वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। हमले के बाद वहां कैसे अफरा तफरी मच गई, उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खारजी ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। जी, इस वक्त हम पेशावर सदर बाजार में फेडरल कांस्टेबलरी के दफ्तर जो मरकजी ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, उसके सामने मौजूद है, जहां पे खुदकश हमले हुए थे। ये गाड़ी जो देख रहे हैं इस वक्त, इसमें स्कूल के बच्चों को ड्रॉप करके यहां से वालिदैन लेकर जा रहे थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है जी? बिलाल अहमद। बिलाल अहमद, आपने बच्चों को ड्रॉप करके इसी रास्ते से? हाँ, मैंने कैंट पब्लिक स्कूल में मेरे बच्चे, मैंने उसको ड्रॉप किए और मैं ड्यूटी के लिए जा रहा था। अच्छा। तो इसी दौरान मैं यूटर्न ले रहा था कि बस ब्लास्ट हो गई, तो शुक्र अल्लाह मैं तो बच गया। गाड़ी का नुकसान हुआ है। यकीनन ये गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं, और ये इसमें बैठा हुआ था, इसने अपने बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करके वो अपने ड्यूटी के लिए जा रहा था। इसकी कंडीशन को देखे और वो बिल्कुल सही सलामत है, मौजूदा तौर पर वो बच चुके हैं। और ये वो एफसी हेडक्वार्टर है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये एफसी हेडक्वार्टर है जिसमें 3 खुदकश वो जो मालूमात है उसके मुताबिक पैदल थे, वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है, यहाँ पे भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात होता है और गेट के करीब भी होते हैं, तो इस वजह से अंदर जाने में उनको दिक्कत थी। तो सबसे पहले उन्होंने खुद को ब्लास्ट किया और खुदकश हमला किया। खुदकश हमले के फौरन बाद 2 जो सुसाइडर थे वो अंदर दाखिल हो गए, लेकिन अंदर फिर एफसी के एहलकारों ने और बाद में पुलिस की भी बारी नफरी पहुंच गई, तो उन्होंने दोनों खुदकश हमलावरों को मार दिया। तो इस तरह 3 खुदकश हमलावर इसमें मारे गए, और साथ साथ यहाँ पे 3 एफसी के एहलकार भी शहीद हो चुके हैं, और 2 सिविलियन भी जो इसी रोड से गुजर रहे थे वो जख्मी हो चुके हैं। और इस वक्त ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। थोड़ी ही देर में तो पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला पोसा, वही आतंकी अब पाकिस्तान के लिए नासूर बनते जा रहे हैं। वही आतंकी अब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये भयावह तस्वीरें पेशावर से सामने आई हैं। 3 पुलिसकर्मियों की जान भी चली गई है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अगर आतंकियों को पालेंगे पोसेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो यही होगा जो पेशावर से तस्वीरें सामने आई हैं। ये आतंकी पलटकर वार करेंगे और नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल प्राची, और ये पाकिस्तान वही पाकिस्तान है जो कि आतंकियों को एक्सपोर्ट करता है। दरअसल आज आप ये जो पूरा इंसिडेंस देखेंगे, जो इसमें सीक्वेंस के हिसाब से करीबन 8:10 पर ये जो मेन गेट है, उस गेट पर पहला फिदायीन हमला हुआ। जैसे ही हमला हुआ उसके तुरंत बाद ही करीबन 6 से 7 जो पैरामिलिट्री फोर्स, जो वहां की एफसी हेडक्वार्टर है, जिसे फेडरल कांस्टेबलरी कहते हैं, दरअसल उस पर तेज धमाका होने के साथ जो 2 आतंकी हैं वो अंदर की तरफ गए। ये जो पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो अंदर एंट्री करने
के बाद जो राइट साइड का पूरा एरिया है डैमेज है, और वहां पर जो उस समय गार्ड मौजूद थे वो पूरी तरह से उनको तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर उनकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान के द्वारा ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आ गई, जरा वो अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। जब ये एफसी मुख्यालय पर ब्लास्ट हुआ है, एक बॉम्ब ब्लास्ट मेन गेट पर ही हुआ है, फिदायीन हमला हुआ, 2 आतंकी अंदर घुसने में कामयाब हो गए। उस वक्त की तस्वीरें सामने आ गई हैं, उस वक्त का ये फुटेज सामने आ गया है जब ये फिदायीन हमला पेशावर में हुआ है। आप देखिए कैसे एकाएक ब्लास्ट से अफरा तफरी मच जाती है, पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार जो है वो फैल जाता है। ये हमला एफसी हेडक्वार्टर पर होता है और फिर एक बार पाकिस्तान एक्सपोज होता है। वो पाकिस्तान जो अपनी सरजमी पर आतंकियों को पालने पोसने का काम करता है, आतंकियों के लिए पनाहगाह बन जाता है, आतंकियों के लिए सेफ हाउस बन जाता है, वही पाकिस्तान अब इन आतंकियों के निशाने पर जब आता है तो तस्वीरें क्या होती हैं ये आप देख रहे हैं। इस वक्त पेशावर में आतंकी हमला हुआ है और उसकी तस्वीर भी इस वक्त हमारे सामने है। ये एफसी मुख्यालय का आप मेन गेट देख रहे हैं, जिसके बाहर ये विस्फोट होता है, जिसके बाहर ये ब्लास्ट हो जाता है और इसके बाद 2 आतंकी अंदर घुसने में भी कामयाब हो जाते हैं। हालांकि पाकिस्तानी पुलिस का दावा यह है कि उन दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन अब पाकिस्तान को यह समझ में आ रहा होगा कि आतंकी कितने बड़े नासूर बनते हैं। ये आतंकी खून बहाते हैं जब, तो नहीं देखते कि वो पाकिस्तान में जो उनके पनाहगाह हैं उनका भी खून बहा रहे हैं। तो आतंकी नासूर पाकिस्तान के लिए भी इस वक्त कैसे बन जाते हैं ये आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। पेशावर में आतंकी हमला हुआ है और हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। मनीष, जो सीसीटीवी फुटेज हम देख रहे हैं मेन गेट का है, यहां सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं, अचानक से ब्लास्ट होता है, इससे पहले वो समझ पाए 2 आतंकी अंदर दाखिल हो जाते हैं। प्राची, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, दरअसल ये गेट करीबन 10 फीट का गेट है, लोहे का बाउंडेड गेट है, व्हाइट कलर का गेट है। इसके ठीक बाहर ब्लास्ट हुआ। जैसे ही ब्लास्ट हुआ उस धमाके के साथ इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि करीबन 5 से 6 वहां पर आर्म्ड गार्ड थे, जो वहां की सीएपीएफ आप समझ लीजिए पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, ठीक उसी की तर्ज पर वहां की जो पैरामिलिट्री पाकिस्तान के पेशावर की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान वहां तैनात थे। धमाके के साथ करीबन 5 से 6 कैजुअलिटीज यहां पर हुई और फिर उसके बाद जो एक और फिदायीन था वो अंदर की तरफ गया और अंदर की तरफ जाने के बाद पूरा पैसेज का एरिया है, जहां पर एक तरफ बिल्डिंग एरिया है, दूसरी तरफ ग्राउंड है और तीसरी तरफ वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, जहां पर जो वेपन्स हैं, हथियार हैं, वो सब भी रखे जाते हैं। जो दूसरा आतंकी है, जो दूसरा जिसने धमाका किया, वो अंदर की तरफ गया और अंदर जाने के बाद वो काउंटर फायर लगातार होने लगा। और ये लंबी जद्दोजहद है क्योंकि सीएपीएफ जो वहां की पैरामिलिट्री फोर्सेस है, दरअसल वो इस तरह से ट्रेन नहीं थी, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि पेशावर में ये जो नॉर्थ वेस्ट का जो पूरा एरिया है, यहां पर पहले से ही तहरीके तालिबान का बहुत डोमिनेंस रहा है और पाकिस्तान जो कि एक्सपोर्ट फैक्ट्री है एक तरीके से आतंकियों की, अब वो इसी का खामियाजा खुद भुगत रहा है और आमने सामने की लड़ाई होगी। और यही वजह है, जैसे ही 8:10 के लगभग का वक्त होगा सुबह का, जब ये तेज धमाका हुआ और धमाके की जो तस्वीरें अभी दिखाई दे रही हैं, जो पहली आपने एक फुटेज देखी, उसके अलावा दूसरी एक और सीसीटीवी फुटेज है जो अंदर के बिलेट एरिया, डबल स्टोरी जो बिल्डिंग है अंदर इस कैंपस के अंदर, उसकी है, वहां पर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, मूवमेंट दिखाई दे रही है। जो उस समय वहां के फोर्सेस के लोग हैं वो फायर कर रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो ये चारों तरफ एक तेज धमाका हुआ है और ये धमाका एक सांकेतिक तौर पर पाकिस्तान की हालत और जर्जर व्यवस्था को बताता है। इकोनॉमिक पाकिस्तान जी बहुत ज्यादा खराब है, उसके अलावा जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान की हालत अब हर मोर्चे पर मनीष खराब है। एक तरफ भूखे मर रहे हैं पाकिस्तान में रहने वाली जो आम आवाम है, तो वहीं वो आतंकी जिनको पाकिस्तान पालता है, पोसता है, जिन्हें सींचता है, वही आतंकवादी अब पाकिस्तान के लिए भी खतरा बन रहे हैं। और पाकिस्तान को अब कम से कम ये समझ में आ रहा होगा कि आतंकी पूरी दुनिया के लिए कितने बड़े खतरा हो सकते हैं और पाकिस्तान ने जो किया है वो कितनी बड़ी गलती है। आतंकियों को अपनी सरजमीन पर पलने पोसने के लिए जमीन देना कितनी बड़ी गलती है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये एफसी मुख्यालय की तस्वीरें हैं, जहां ठीक मेन गेट के पास एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के बाद 2 जो आतंकी हैं वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसमें नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। अभी तक 3 पुलिसकर्मियों की जान जाने की जो खबर है वो मिल रही है। अब जैसा बोएगा पाकिस्तान वैसा ही काटेगा, ये कहें तो गलत नहीं होगा। अगर आतंकियों को पाला जाएगा तो ये आतंकी पलटकर पाकिस्तान पर भी हमला करेंगे और फिर तस्वीरें ऐसी होंगी जिसकी कल्पना भी मुनीर ने नहीं की होगी। तो पाकिस्तान ने जो बोया है वही काट रहा है। तो वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आतंक के उन हमदर्दों को क्लियर मैसेज दिया है जो भारत में आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। दिल्ली ब्लास्ट में आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल पर हुए खुलासे के बाद देश में माहौल गर्म है और देश के अंदर चल रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर एक चिंता भी है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में मौलानाओं की तकरीर में शामिल हुए और देश के मौलानाओं को एक मैसेज दे दिया।
दिल्ली ब्लास्ट में मुस्लिम डॉक्टर्स के इन्वॉल्वमेंट पर ओवैसी ने चुप्पी तोड़ी। ओवैसी ने कहा कि जो मदरसे का एक कमरा नहीं बना सकते वो अमोनियम नाइट्रेट बना रहे हैं, पढ़ाई वाली जगह बम बनाने की साजिश कर रहे हैं। ओवैसी ने कहा जो देश का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है और हर किसी को ऐसे लोगों के खिलाफ खुलकर खड़ा होना होगा। हमारी वतन से मोहब्बत है और रहेगी। तुम हुक्मरान हो तो तुम्हारी वजह से डर कर नहीं, बल्कि वतन की मोहब्बत हमारी है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर यह भी कहना जरूरी है कि जब वतन की मोहब्बत की बात हम करते हैं तो जो तालीम इदारे मुसलमानों ने कायम किए, अगर कोई उस तालीम इदारे में बैठकर बम बनाने की साजिश करता है तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। एक इदारा बनाना कितना मुश्किल काम होता है, और ऐसे जालिम लोग हैं जो एक मदरसे का कमरा नहीं बना सकते, जो स्कूल का कमरा नहीं बना सकते, जालिम अमोनियम नाइट्रेट लेकर बैठते हैं। 14 लोग मारे गए, मुसलमान भी मारे गए, हिंदू भी मारे गए। तो ऐसी जहनियत के लोगों के खिलाफ भी हमको इनकी खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। ये जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। अगर इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर हम तो खुली छूट दे रहे हैं जालिमों को कि जो चाहे करना है कर लो। ऐसे वक्त में जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, इस कार्रवाई को मुसलमानों के खिलाफ हुई कार्रवाई बताया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने मौलानाओं के मंच से देश के मुसलमानों से ये बड़ी बातें कही हैं। ओवैसी ने कहा देश का मुसलमान अपने वतन ये यकीनन मोहब्बत करता है अपने वतन से, और मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम अपने ईमान से कोई समझौता ना करें। देश का मुसलमान फसाद और जुल्म को रोके और देश में अमन कायम करने के लिए काम करे। कि लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदामंद हो। और उलमा इकराम की ज़बानों से मैंने सुना है कि ये असल वतन से मोहब्बत है। अगर हम भारत से मोहब्बत करते हैं, जो हम करते हैं, तो हम यहाँ पर फसाद को, झूठ को, जुल्म को रोकें। अगर हम भारत से मोहब्बत करते हैं और यकीनन करते हैं तो इसको अमन का गहवारा बनाए। हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं तो वह वतन से मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम अपने ईमान पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। हम वतन से मोहब्बत करते हैं तो इस वतन का आइन हमको इस बात की इजाज़त देता है कि हम अपनी शरीयत पर चलें। तो ओवैसी ने सीधे तौर पर उन लोगों को आईना दिखाया जो आतंकियों को मजहब के आधार पर कवर देने की कोशिश करते हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। देश के मुसलमानों को अपना देश और मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। जो चाहे करना है कर लो, मगर जो लोग आज ये समझ रहे हैं कि मुसलमान को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जाएगा, तुम भूल जाओ, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे। जब तक दुनिया बाकी रहेगी हिंदुस्तान में मुसलमान एक बाइज्जत हिंदुस्तानी बनकर रहेगा। हम लड़ेंगे, जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक को हासिल करेंगे। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। तुम शरीयत पर हमला नहीं कर सकते। अगर तुम करोगे तलाक के नाम पर तो हम आपको उसका जवाब जमहूरी तरीके से मिलेगा। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये वक्त इत्तेहाद का है और हमको और आपको इस वतन को बचाने के लिए जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने अजीम कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए हमको इस वतन को और मजबूत बनाना है। याद रखिए, जो लोग आज नफरत के मजाहरे कर रहे हैं वो वक्त के हुक्मरान जरूर है, मगर वक्त उनके साथ नहीं है, वक्त हमारे साथ रहेगा इंशाअल्लाह। तो एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं जो देश के मुसलमानों को वतन परस्ती का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी मुस्लिमों को भड़का रहे हैं। मौलाना मदनी ने टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर एक विवादित बयान दिया। अरशद मदनी ने कहा कि विदेश में मुस्लिम मेयर बन सकता है, लंदन का मेयर एक खान बन सकता है, लेकिन देश में मुसलमानों को नीचा दिखाया जा रहा है। मामदानी न्यूयॉर्क, लेकिन भारत में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक मुस्लिम नहीं बन सकता। अगर बनाया गया तो उसे आजम खान की तरह जेल जाना पड़ेगा। मदनी का कहना है कि सरकार मुसलमानों की तरक्की बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए प्लानिंग के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान,
हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। तो मौलाना अरशद मदनी जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं, बताना भूल गए शायद कि उस यूनिवर्सिटी में टेरर मॉड्यूल चल रहा था और इस देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। अब मौलाना अरशद मदनी ऐसे लोगों को कवर दे रहे हैं तो उस पर सियासत भी हाई हो गई है। बीजेपी मौलाना के बयान को भड़काऊ बता रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि ये लोग जिन्ना के समर्थक हैं, लेकिन कांग्रेस को मदनी का बयान सही लगता है। राशिद अल्वी को दिल्ली ब्लास्ट केस में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर हो रहे एक्शन पर एतराज है। मदनी साहब शुरू से विद्रोह के मूड में रहते हैं और भड़काऊ बयान देते रहे हैं। लगता है ये लोग जिन्ना के समर्थक हों। उन्हें मालूम होना चाहिए ये देश अब्दुल कलाम आजाद जैसे आदर्श पुरुष को राष्ट्रपति हमारे रहे, प्रेरणा के स्रोत रहे, जाकिर हुसैन भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे। उसके बाद ऐसी भाषा बोलना मदनी साहब को शोभा नहीं देता। महाराष्ट्र के बीजेपी का बड़ा नेता कह चुका है कि जब ममतानी न्यूयॉर्क के मेयर चुने गए तो उसने ये बात कही कि हम मुंबई के अंदर किसी मुसलमान को मेयर नहीं चुनने देंगे। क्या होगा इसका रिएक्शन? कैसे आप कह सकते हैं कि हम इसको चुनने नहीं देंगे? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन की, जिस दौरान खूंखार नक्सली हिडमा के पोस्टर लहराए गए थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टर लहराने वालों की तलाश की जा रही है। 2 FIR दर्ज की गई है, 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल कल इंडिया गेट पर प्रदूषण के खिलाफ युवाओं ने प्रोटेस्ट किया। इसी दौरान कुछ लड़के लड़कियों ने हाल ही में मारे गए टॉप नक्सली कमांडर हिडमा के पोस्टर लहराए थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। प्रदर्शन के दौरान मिर्ची स्प्रे का भी इस्तेमाल किया गया था। अब सवाल यह है कि जो प्रोटेस्ट प्रदूषण के खिलाफ बुलाया गया था, उस प्रोटेस्ट में टॉप नक्सली कमांडर के लिए सहानुभूति कहां से आ गई? क्या प्रदूषण का बहाना लेकर जानबूझकर एक नैरेटिव देश में चलाने की कोशिश की जा रही थी? और सवाल यह भी है कि जो युवा देश में एनवायरनमेंट को लेकर, प्रदूषण को लेकर अपनी बात कहना चाह रहे थे, उन युवाओं के जहन में नक्सली कमांडर के लिए आखिरकार ये जो सहानुभूति है ये किसने भर दी? क्योंकि यहाँ पोस्टर भी लहराए गए और नारेबाजी भी की गई। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, ये तस्वीरें हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। देश के युवा बात प्रदूषण की करते हैं, लेकिन इसी की आड़ में एक नक्सली के लिए अपनी सहानुभूति दिखाते हैं। क्या कार्रवाई अभी तक हो रही है? बिल्कुल प्राची, देखिए जिस तरीके से कल शाम को इंडिया गेट पर सी हेक्सागन पर यह प्रोटेस्ट किया गया, पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस उनको हटा रही थी तो एकाएक वो पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं। जो नक्सली कमांडर हिडमा मारा गया था उसके पोस्टर्स निकालते हैं, उनके पोस्टर्स निकालकर वहां पर हंगामा करते हैं। पुलिस उनको कहती है कि वो जंतर मंतर जाएं, लेकिन वो नहीं जाते, पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं। और इसके अलावा जो चिली स्प्रे हम दिखा रहे हैं, इस चिली स्प्रे से भी पुलिस कर्मियों के ऊपर अटैक किया जाता है। इसके बाद पुलिस किसी तरीके से जो ये
ये लोग थे इनको काबू करती है और काबू करने के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जहां पर हम मौजूद है यहां लेकर आती है। तो अभी तक कुल 2 एफआईआर इस पूरे मामले के अंदर दर्ज की गई हैं। 22 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और अब से कुछ देर बाद इन सभी गिरफ्तार लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। सबसे अहम बात कि ये लोग पोल्यूशन के नाम पर प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिया गेट पर। जब पुलिस इनको कहती है यहां से हटो तो एकाएक ये नक्सली कमांडर जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर कई बार अटैक किए, कई पैरामिलिट्री के जो जवान थे उनको मारा गया और उसके बाद वो हिडमा जो है उसके लिए वो पोस्टर लगा था। डीसीपी देवेश महला आप देख सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सर अब तक कितनी गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर? सर कितनी गिरफ्तारी? तो ये आप देख सकते हैं डीसीपी नई दिल्ली है देवेश कुमार महला, इन्होंने ये कहा कि अब तक मतलब 22 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन किस तरीके से ये लोग पोल्यूशन के नाम पर प्रोटेस्ट करते हैं, उसके बाद जो नक्सली कमांडर है हिडमा उसके वो पोस्टर्स निकालते हैं, वो वहां पर दिखाते हैं और उसके बाद पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं और इसके अलावा उनके ऊपर चिली स्प्रे डालते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने खतरनाक हैं जो कि इंडिया गेट तक पहुंचते हैं, पोल्यूशन के नाम पर प्रोटेस्ट करते हैं। और इस तरीके से इनकी मंशा जो है यही कारण था कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और अब 22 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 एफआईआर पूरे मामले के अंदर दर्ज की गई है। और प्रदर्शन की इन तस्वीरों को देखकर यह साफ साफ कहा जा सकता है कि प्रदूषण बहाना है, अर्बन नक्सल को लेकर आना है, हिडमा के प्रति अपनी संवेदना अपनी सहानुभूति जतानी है और इन युवाओं के जहन में ये सोच किसने भरी, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये जरूर देश के सामने आना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका अतुल तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां प्रतापगढ़ में एसआईआर में ढिलाई बरतने पर एक्शन हुआ है। डीएम ने 2 बीएलओ और एक प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया है। प्रतापगढ़ के डीएम ने कई जगह पर औचक निरीक्षण किया, डिवीजन में लापरवाही पर एफआईआर की चेतावनी भी दी गई है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है, बीएलओस पर जिम्मेदारी है। तो कई जगह से शिकायत मिल रही थी कि बीएलओस ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसी ही एक औचक निरीक्षण प्रतापगढ़ के डीएम की तरफ से किया गया और इस औचक निरीक्षण में कई ऐसी खामियां थीं जो पाई गई। पूरे जनपद में एसआईआर का अभियान पूरी तेजी के साथ चल रहा है। हम लोग तेजी के साथ सभी जो वोटर्स हैं उनका फॉर्म भरवा रहे हैं और इसमें बीएलओ की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। बीएलओ के साथ साथ इसमें सुपरवाइजर्स लगाए गए हैं, एईआरओस लगाए गए हैं और ईआरओस भी लगातार भ्रमण पे हैं। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पे तुरंत कार्रवाई की जाती है। मेरे रानीगंज क्षेत्र में निरीक्षण और भ्रमण के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक स्थान पर बीएलओ ने जो सहायक अध्यापक था उसके द्वारा ना तो वहाँ पे फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और ना ही उनको ढंग से भर के डिजिटाइज किया जा रहा है। तो ऐसे में उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई भी की जा रही है और विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही वहाँ पे 1-2 जो लोग एब्सेंट मिले थे और जिनके द्वारा काम नहीं किया जा रहा था उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश में ढिलाई बरतने वाले बीएलओस पर कार्रवाई की जा रही है, तो एसआईआर पर अभी भी जो सियासी घमासान है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के डर से बांग्लादेशी घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। घुसपैठी उल्टे पांव अपने देश भाग रहे हैं, तो टीएमसी एसआईआर का विरोध कर रही है। तमाम सियासी विरोध के बावजूद पश्चिम बंगाल में एसआईआर का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। चुनाव आयोग ने बंगाल में चल रहे एसआईआर का नया आंकड़ा जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक बंगाल में 20 दिन के अंदर 7 करोड़ 64 लाख फॉर्म बांटे जा चुके हैं। ईसी के मुताबिक अब तक 7.66 करोड़ मतदाताओं में से 99.75% को फॉर्म दिया जा चुका है। वहीं अब तक कुल 3.77 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, यानी 49.26% फॉर्म को ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है। तो एक तरफ एसआईआर को लेकर टीएमसी का विरोध, ममता बनर्जी का विरोध लगातार सामने आ रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी तेजी से एसआईआर का काम बंगाल समेत देश के बाकी 12 राज्यों में किया जा रहा है।